चलिए, आई होप सभी को वीडियो एंड वॉइस क्लियर है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी का जो एपिसोड है, अभी जो मैं आप लोग को आगे पढ़ाऊँगा, ये है आपका मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो जैसा कि यदि आप झारखंड से हैं और वोकेशनल सब्जेक्ट में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रखे हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट के आर्ट्स के विद्यार्थी हो, साइंस के हो या कॉमर्स के हो, यदि आप वोकेशनल सब्जेक्ट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रखे हैं तो आपका ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ट्रेड आपका शॉर्ट फॉर्म में जिसे मेट लिखते हैं, क्लास 12। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप झारखंड से है और वोकेशनल सब्जेक्ट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रखे हैं तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आपका जैसे वोकेशनल ट्रेड, अगर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के बारे में अगर बात करूं तो खास करके 12th का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो आपका मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है अभी तक, जिनके कारण बहुत ज्यादा परेशानी होती है, चाहे वो ट्रेनर्स को पढ़ाने में हो या फिर वोकेशनल बच्चे को पढ़ने में हो। इंग्लिश में वीडियो बनाइए सर। देखिए, किसी तरह कंटेंट जो है मुश्किल से मिल पाता है ना। तो ये जो एपिसोड है, अभी का जो सेशन है, ये कंप्लीटली हिंदी मीडियम में होगा। मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड कराने का, क्योंकि झारखंड के मैक्सिमम बच्चे जो है वो आपका सरकारी स्कूल के बच्चे आपका हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई होता है। तो मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश मीडियम में पीडीएफ प्रोवाइड करने का, अगर हो पाएगा तो। सिलेबस के अकॉर्डिंग मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं वीडियो को लंबा लेकर नहीं जाऊंगा, कुछ यहाँ पर पीडीएफ में जो शेयर किया हूँ इनको लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाने का प्रयास करूंगा, और पीडीएफ जो है वो आपका टेलीग्राम चैनल में। तो कोशिश करूंगा इंग्लिश में, लेकिन आप लोग हिंदी इंग्लिश मत कीजिए, पहले चीजों को समझिए, देखिए, है ना। तो चलिए, मैं बिना देर किए सेशन को लेकर आगे बढ़ता हूँ। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नंबर भी मेरा स्क्रॉल हो रहा है, आप व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, आपका क्लास 12th में सिलेबस के अकॉर्डिंग 3D एनिमेशन के बारे में भी पढ़ना होता है। इसके अलावा आपका शेडिंग के बारे में पढ़ना होता है, मैप्स के बारे में पढ़ना होता है, कंपोजिटिंग का एंड रेंडरिंग के बारे में पढ़ना होता है। तो ये सेशन जो है कंप्लीटली ज्यादातर एनिमेशन से चीजें 3D एनिमेशन से रिलेटेड रहेगा। जो भी मैं अभी कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, ये कंप्लीटली मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपके सामने वाले आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में इसी में से आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उनसे रिलेटेड ये टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ के भी जाएंगे तो कुछ लिख कर जरूर आएंगे। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, फर्स्ट में है आपका कि 3D एनिमेशन क्या है, व्हाट इज 3D एनिमेशन। और इससे रिलेटेड यदि आपको सवाल पूछ दिया कि 3D एनिमेशन को विस्तार पूर्वक जो है चर्चा करें या विस्तार पूर्वक लिखे, या 3D एनिमेशन क्या है, व्हाट इज 3D एनिमेशन। कभी कभी इससे रिलेटेड आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि डी जो है 3D में क्या है, और आपका डायमेंशनल, डायमीटर, इस प्रकार का ऑप्शन रहता है। तो बेसिकली 3D यानी 3 डायमेंशनल, जिसे आपका त्रिआयामी कहा जाता है हिंदी में। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, 3D एनिमेशन डिजिटल संदर्भ में गतिशील त्रिआयामी, अभी जैसे कि मैंने बात किया त्रिआयामी, जिसे इंग्लिश में थ्री डायमेंशनल कहा जाता है, हिंदी में त्रिआयामी। तो कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देगा कि 3D स्टैंड्स फॉर, या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 3D। तो 3 डायमेंशनल, जिसे हिंदी में त्रिआयामी कहा जाता है। तो बेसिकली ये जो त्रिआयामी या 3D एनिमेशन है, ये छवियां बनाने की प्रक्रिया है। बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस एनिमेशन बनाने की क्या है, एक विधि है।
ये दृश्य 3D सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाए गए हैं। ज़रूर है कि ये अगर एनिमेशन है, अगर ये 3D एनिमे हमें अगर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकालना होता है, तो हम इन जनरल एडिटिंग का काम करते हैं। एडोब फ़ोटो एनिमेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को वीडियो एंड वॉइस क्लियर है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनके लिए सभी को वीडियो एंड वॉइस क्लियर है? तो यही मैं बात कर रहा था कि इनके लिए कुछ सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है एनिमेशन 3D एनिमेशन बनाया जाता है। तो एनिमेटरों को एनिमेशन जो बनाया जाता है जिससे, तो वही एनिमेटर को कंप्यूटरीकृत ऑब्जेक्ट बनाने की अनुमति देते हैं, जो 2D सतह पर होते हुए भी 3D दिखते हैं। भले उनका सरफेस जो है 2D हो, लेकिन दिखेगा क्या? 3D। दृश्य प्रभावों और सटीक समय के माध्यम से एनिमेटर एक वीडियो गेम के चरित्र से लेकर विज्ञापन में एक कार तक कुछ भी बना सकते हैं। जैसा कि यह त्रि-आयामी अंतरिक्ष में घूम रहा है। एक्चुअली इनके नीचे जो है वो फिगर देने का था, लेकिन मैंने यहाँ दिया नहीं। तो बेसिकली यहाँ कह रहा है कि 3D एनिमेशन का उपयोग वर्तमान समय में, चाहे वो कैरेक्टर से हो, गेम हो, वीडियो हो या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट हो, वर्तमान समय में 3D का जो उपयोग हो रहा है, एक बहुत ही व्यापक पैमाने पर हो रहा है। आसानी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पढ़ के जाएँगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 2D और 3D एनिमेशन में अंतर क्या है? 2D बनाम 3D एनिमेशन। आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ 2D या 2D स्टैंड्स फॉर 2D का मतलब क्या? तो जैसे कि आपने देखा कि 3D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, 3D एनिमेशन मीन्स 3 डायमेंशनल। तो 2D मतलब 2 डायमेंशनल, यानी आपका इसमें द्वि-आयामी हो जाएगा। जैसे 3 डायमेंशनल मीन्स त्रि-आयामी। तो 2 डायमेंशनल मीन्स द्वि-आयामी। सभी को वीडियो एंड वॉइस क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखेंगे। तो यहाँ पर बरसों तक फिल्म एनिमेशन मुख्य रूप से 2 आयामों में निर्मित किया गया था। यह कह रहा है कि बहुत समय पहले से ही क्या हो रहा था कि जो फ़िल्म में एनिमेशन बनता था वो 2D पर बनता था। हालाँकि कंप्यूटर जनित इमेजरी सीजीआई की शुरुआत ने 3D एनिमेशन के एक नए युग की शुरुआत की। जब से सीजीआई आया, जिसे आपका कंप्यूटर जनित इमेजरी कहा जाता है, तो आपका 3D पर काम होना शुरू हुआ। आज 2D और 3D दोनों फ़िल्मों के निर्माण के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इन दोनों प्रकार के एनिमेशन के बीच मुख्य अंतर क्या है? देखिए 2D, 3D तो हाल में आया, लेकिन 2D पहले से ही चलते आ रहा है। तो फ़िल्म सेक्टर के बारे में अगर बात करूँ, तो फ़िल्म के निर्माण में 2D और 3D जो है, ये दोनों ही फ़िल्म के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार का तकनीक, इक्विपमेंट्स का उपयोग किया जाता था। लेकिन इनमें अंतर समझने की ज़रूरत है कि आखिर, है ना, डिफ़रेंस क्या है? तो कह रहा है कि 2D फ़िल्म एनिमेशन पारदर्शी सेल्यूलाइड शीट पर चित्र या पेंटिंग के साथ बनाया जाता है, जिनकी तस्वीर खींची जाती है और एक फ्रेम में एक साथ रखा जाता है। जब फ्रेमों को तेज़ी से एक के बाद एक प्रक्षेपित किया जाता है, तो छवियाँ हिलती हुई दिखाई देती है। 2D फ़िल्म एनिमेशन हाथ से बनाया जा सकता है या कंप्यूटर से तैयार किया जा सकता है। दोनों ही मामले में प्रक्रिया अलग-अलग हुए हैं। सेल बनाने से शुरू होती है। हाथ से बनाया गया एनिमेशन के लिए प्रत्येक फ्रेम कागज़ पर खींचा जाता है। कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन के लिए प्रत्येक फ्रेम में एडोब फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स या यूनिटी जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाया जाता है। एक बार फ्रेम बन जाने के बाद अंतिम एनिमेशन बनाने के लिए उनकी तस्वीर खींची जाती है और एक साथ संपादित किया जाता है। ठीक है, 2D के बारे में कह रहा है कि 2D एनिमेशन बनाने के लिए इनमें हाथ के विभिन्न प्रकार के स्केचिंग करके भी किया जाता था, कंप्यूटर में भी होता था। इनके अलग-अलग क्या है, प्रक्रिया है, इनके अलग-अलग प्रक्रिया है। तो 2D जो एनिमेशन बनाया जाता था, वो एडोब फोटोशॉप में भी बनता है। आफ्टर इफेक्ट्स एक सॉफ्टवेयर है, उसमें भी बना सकते हैं और यूनिटी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2D में जो है, क्या होता है कि
2D के बाद आपका 3D आया, जिसमें 2D से 2D अगर एनिमेशन देखेंगे और फिर 3D एनिमेशन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव 3D लगेगा। जैसे कि आप देखे होंगे यूट्यूब में अगर सर्च करेंगे 3D टाइल्स, घरों में आजकल बहुत जो लोग शौकीन होते हैं बहुत ज़्यादा, वो 3D टाइल्स वगैरह भी लगाते हैं और उसमें आपको एक नेचुरल फ़ील देगा। अगर आप फ्लोर में जो है सरफेस में अगर 3D टाइल्स बिछाते हैं, जिसमें पानी बहता हुआ, मछली तैरता हुआ लगाते हैं, तो आपको रियलिटी लगेगा कि ये आपका यहाँ पर सही में तालाब है या नदी है या झरना है। इस प्रकार से आपको रियलिस्टिक फ़ील देगा। लेकिन 2D में ऐसा नहीं था। अब यहाँ 3D फ़िल्म एनिमेशन त्रि-आयामी उत्पादों को द्वि-आयामी सतहों पर प्रस्तुत करके बनाया जाता है। भले 3D एनिमेशन बनाया जाता है, लेकिन सरफेस के लिए, सतह के लिए 2D का ही इस्तेमाल होता है। फिर वस्तुओं को जलाया जाता है और विभिन्न कोनों से तस्वीर खींची जाती है और परिणामी छवियों को एक क्रम में बनाया जाता है। फिर एक क्रम को उच्च फ्रेम दर चलाया जाता है। जैसे अगर आपको एडोब फ़ोटोशॉप में अगर 2D बनाए होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि कोई एक कैरेक्टर है जिसको बार-बार क्या किया जाता है, उनका डुप्लीकेट तैयार किया जाता है और फिर उसमें मोशन दिया जाता है, जो कि कोई कैरेक्टर या कोई कार्टून चलते हुए दिखाई पड़ता है। लेकिन 3D में आपको एक रियलिस्टिक फ़ील देगा कि सही में वो एकदम तैर रहा है मछली, है ना? सभी को वीडियो एंड वॉइस क्लियर है? यदि आप लोगों को वीडियो एंड वॉइस क्लियर है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग येस ज़रूर लिखें। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ और आप लोगों को सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। तो 3D एनिमेशन अधिक यथार्थवादी हो सकता है, जैसे मैंने अभी कहा कि 2D की तुलना में 3D जो है, इसमें रियलिस्टिक फ़ील देगा। एक मतलब क्या है कि हकीकत वाला फ़ील देगा। वहीं है यथार्थवादी, लेकिन सॉफ्टवेयर पर निर्भरता के कारण इसे तैयार करना अधिक महँगा और समय लेने वाला भी हो सकता है। इसमें क्या है कि 3D में टाइम टेकिंग ज़्यादा लगता है 2D की तुलना में। अगर मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूँ तो 2D में होने वाले 2D में जो सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है, उनकी तुलना में 3D जो सॉफ्टवेयर 3D एनिमेशन बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, वो आपका महँगा है। टाइम टेकिंग 2D की तुलना में 3D में ज़्यादा लगता है और वही है कि इसमें सॉफ्टवेयर के ऊपर निर्भर करता है। ये अधिक महँगा हो सकता है, ये समय अधिक लेगा। 3D एनिमेशन की तुलना में 2D एनिमेशन अक्सर सस्ता और तेज़ी से तैयार हो जाता है। वही मैंने कहा अभी कि 2D जो है इसमें टाइम टेकिंग भी कम लगता है और सस्ता भी होता है। 3D महँगा होता है। जब परिवर्तन या सुधार की बात आती है तो 2D एनिमेशन अधिक लचीला हो सकता है। दूसरी ओर 3D एनिमेशन अधिक यथार्थवादी रूप और अनुभव प्रदान करता है। देखिए, हर चीज़ में कुछ खामियाँ हैं तो कुछ अच्छाई भी है। जैसे कि आपने देखा कि 2D में जो है चीज़ों को बनाने में आसानी है, टाइम टेकिंग कम लेता है, उनका सॉफ्टवेयर सस्ता है। 3D के सॉफ्टवेयर महँगा है, 3D में काम करने में अधिक टाइम लगता है, लेकिन इसमें यथार्थवादी रूप और अनुभव प्रदान करता है। जैसे कि मैंने कहा कि 3D एनिमेशन में जो है आपको रियलिस्टिक फ़ील देगा। 2D टाइल्स और 3D टाइल्स ले लीजिए, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर। 3D टाइल्स में अगर आप कोई कैरेक्टर वाला ले रहे हैं, जैसे झरना में मछली तैरते हुए, पानी में मछली तैरते हुए, पहाड़ों से झरना बहते हुए, तो आपको लगेगा कि रियल में कोई अगर बड़ा दीवार में लगाए हुए हैं, तो आपको रियल में लगेगा कि सामने आपका झरना है। लेकिन 2D में इस प्रकार कोई भी बात नहीं है। तो ये मार्केट वैल्यू भी इनका अधिक होता है। 3D एनिमेशन का मार्केट वैल्यू भी अधिक होता है 2D की तुलना में। अब यह कह रहा है कि भरपूर दृश्य या जटिल स्थान वाली फ़िल्मों के लिए बेहतर अनुकूल है। दोनों प्रकार के एनिमेशन की अपनी ताकत और कमज़ोरियाँ हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि दोनों का ही अपना वैल्यू है, दोनों का ही अपना कमज़ोरी है, दोनों का अपना ताकत है। कुछ इसमें अच्छा है तो कुछ उसमें अच्छा है, कुछ इसमें बुराई है तो कुछ 3D में भी बुराई है, तो कुछ 2D में भी है। कुछ 2D का अच्छाई है तो कुछ 3D का भी अच्छाई है ना? तो 5 अंगुली बराबर नहीं होता है। इसलिए किसी प्रकार के एनिमेशन का उपयोग करना है, किस प्रकार का एनिमेशन का उपयोग करना है, इसका निर्णय परियोजना की विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। तो ये कि डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उनके हिसाब से आपको सोचना होगा कि हमें 2D का ज़रूरत है या 3D का। अब अगर आपके पास मान लीजिए कोई एक प्रोजेक्ट है आपके पास और आपके पास जो बजट कम है, तो आप किसी चीज़ को बनाना है, एनिमेशन के ज़रिए दिखाना है, प्रेज़ेंटेशन कराना है,
तो अगर बजट कम है तो 2D एनिमेशन ठीक है। अगर आपका बजट है ठीक-ठाक, तो आप 3D एनिमेशन के ज़रिए उस प्रोजेक्ट के बारे में काम कर सकते हैं। तो यही आपका 2D और 3D में अंतर, चीज़ें को पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। चलिए सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि एनिमेशन का उपयोग। एनिमेशन एक कला और मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ उपयोगों का उल्लेख है जिसका एनिमेशन का उपयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पर एनिमेशन का उपयोग किन सेक्टरों में होता है, यहाँ हम देखेंगे। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, फर्स्ट में फिल्म एंड टेलीविजन। वर्तमान समय में देखा जाए तो ये एनिमेशन का उपयोग बहुत ही बड़े पैमाने पे फिल्म एंड टेलीविजन सेक्टर में किया जाता है। बहुत सारे कार्टून मूवी जो बनाया जाता है वो आपका एनिमेशन के जरिए भी बनाया जाता है। टेलीविजन में बहुत सारे न्यूज में भी देखे होंगे, न्यूज चैनल में देखे होंगे, किसी चीज को दिखाना होता है। जैसे मान लीजिए दो देश के बीच मान लीजिए युद्ध हो रहा है, तो कैसे कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर रॉकेट लॉन्च किया या फिर एयर स्ट्राइक किया, तो उसको एनिमेशन के जरिए भी दिखाया जाता है। सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि एजुकेशन के सेक्टर में भी एनिमेशन का उपयोग बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो ये यहाँ पर फर्स्ट कह रहा है कि एनिमेशन का उपयोग किन सेक्टर में होता है, तो फिल्म एंड टेलीविजन। एनिमेशन फिल्म और टेलीविजन शोज में चरित्रों यानी कैरेक्टर और स्थलों को जीवंत बनाने का है। इससे कहानियों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है और विशेष प्रभाव बनाने में मदद मिलती है। वही कह रहा है कि एनिमेशन के जरिए किसी फ़िल्म को जब हम दिखाते हैं, तो उसमें जीवंत बनाने के लिए क्या जाता है, कहने का मतलब एक रियलिस्टिक फ़ील दे रहा है। लग रहा है कि आप चीज़ें जो देख रहे हैं, वो हकीकत में देख रहे हैं। हकीकत में उस चीज़ों को समझ पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। आगे है आपका साइंस एंड ट्रेनिंग। एनिमेशन का उपयोग विज्ञान और प्रशिक्षण क्षेत्र में जानकारी को समझाने के लिए किया जा सकता है। विवरण, प्रक्रियाएं और अवस्थाएं स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए एनिमेशन का उपयोग किया जा सकता है। वही है साइंस एंड ट्रेनिंग। मान लीजिए कोई विज्ञान और उनसे संबंधित ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो अगर एनिमेशन के जरिए किसी चीज को दिखाना है, चाहे वो साइंस के कोई थ्योरेटिकल चीजों को हो या फिर कोई और चीज, तो साइंस एंड ट्रेनिंग में है ना। मान लीजिए कोई एक केमिकल चीजें हैं जिनको दिखाना है, उनका रासायनिक अभिक्रिया कराना है, तो उसी चीज को हम अगर एनिमेशन के जरिए कोई शॉर्ट वीडियोस के जरिए अगर मैं दिखाता हूँ, कोई भी ट्रेनिंग के दौरान, तो वो चीजों को समझने में ज्यादा आसानी होता है। जिससे हमें क्या होता है कि पढ़ने के दौरान चीजें याद होता है या नहीं होता है वो अपनी जगह में है, लेकिन किसी फिल्म को जब हम लोग देखते हैं तो उनका कहानी पॉइंट टू पॉइंट हमारे दिमाग में छप जाता है। तो वही चीज है कि पढ़ाई को भी अगर साइंस एनिमेशन के जरिए उन चीजों को देखने को मिले, समझने को मिले, तो आपका कंसेप्ट अधिक क्लियर हो सकता है। तो साइंस एंड ट्रेनिंग में भी एनिमेशन का उपयोग बहुत ही बड़े पैमाने पे किया जा रहा है वर्तमान समय में। उनके बारीकियों को समझाने के लिए, उनके विवरण और प्रक्रिया को बताने के लिए वर्तमान समय में साइंस एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी एनिमेशन का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। अब आते हैं एजुकेशन। एजुकेशन सेक्टर में एनिमेशन का उपयोग। तो शिक्षा के क्षेत्र में एनिमेशन शिक्षार्थियों को जटिल विषयों को समझाने में मदद कर सकता है। जैसे मैंने अभी कहा कि साइंस एंड ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि बहुत सारे सेक्टर्स में एनिमेशन का उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। जैसा कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर विद्यार्थियों को जटिल से जटिल विषयों को अगर एनिमेशन के जरिए बताया जाए, तो विद्यार्थियों को समझने में अधिक आसानी होगा। इससे विद्यार्थियों के लिए सब्जेक्ट्स को रूपांतरित करने में मदद मिल सकती है और पढ़ाई को रोचक बना सकता है। वही है कि आज कठिन से कठिन चीजों को, जटिल से जटिल विषयों को अगर एनिमेशन के जरिए बताया जाए, अगर बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाए, तो आपको अधिक से अधिक जटिल से जटिल चीजों को समझने में आसानी होगा। तो वर्तमान समय में
बहुत सारे जगहों में एजुकेशन सेक्टर में आपका एनिमेशन का उपयोग बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रहा है। आप अगर यूट्यूब में जाएँगे और उसमें देखेंगे, सर्च करेंगे किसी चीज़ को कि हमें एनिमेशन के ज़रिए हमें भारत के हर एक स्टेट को दिखाने का दिखाइए या जो भी है आप सर्च करेंगे कि एनिमेशन वीडियो ऑन मैप्स या फिर जो भी चीज़ें हैं या फिर कोई थ्योरी को उनको एनिमेशन के ज़रिए आपको समझना है, तो आपको एक से एक वीडियो देखने को मिलेगा। तो वर्तमान समय में एजुकेशन सेक्टर में भी एनिमेशन का उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन, एनिमेशन का उपयोग इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन के लिए भी प्रयोग उपयोग किया जाता है। व्याख्या करने के लिए भी एनिमेशन का उपयोग किया जा सकता है। प्रस्तुतिकरण के लिए आकर्षक और समझ में आने वाले विजुअल उपकरण प्रदान करने के लिए यहाँ उपयुक्त हो सकता है। वहीं प्रेजेंटेशन कहने का मतलब कि मान लीजिए आगे कोई प्रोजेक्ट में काम करना है, किसी प्रोजेक्ट में काम करना है और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको एनिमेशन अगर बना दिए, तो मान लीजिए आपका कोई एक कंपनीज है, आप आपका एक कोई कंपनी खोले हैं और आपका एक अगला टारगेट कुछ प्रोडक्ट पे काम करना है। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट हो या प्रोजेक्ट कुछ भी ले सकते हैं आप। और उनसे रिलेटेड आपने एनिमेशन वीडियो बना दिया। अब सारे एम्प्लॉय के साथ एक बैठक किए और एनिमेशन वीडियो के ज़रिए प्रेजेंटेशन कराकर एम्प्लॉय को आप अच्छे से समझा दिए कि अगला जो प्रोजेक्ट होगा ऐसे-ऐसे काम होगा। वर्तमान समय में जैसे आप देख पाते हैं कि बिल्डिंग का नक्शा या फिर आप मान लीजिए 5-10 मील का ज़मीन है, उसमें आपको घर बनाना है, तो उनका डिज़ाइन कैसे होगा? तो आपको एनिमेशन वीडियो के ज़रिए एक से एक वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। तो ये है कि किसी चीज के बारे में व्याख्या करने के लिए या उनका प्रस्तुतिकरण के लिए भी आपका एनिमेशन का उपयोग वर्तमान समय में बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अब आते हैं वीडियो गेम। एनिमेशन का उपयोग इन वीडियो गेम है ना, एनिमेशन का उपयोग वीडियो गेम में भी किया जाता है। आप वर्तमान समय में देखेंगे तो आपका चाहे वो विद्यार्थी हो या अदर कोई भी व्यक्ति के हाथ में मोबाइल देखते हैं, तो देखते हैं कि कुछ ना कुछ गेम खेलते रहता है। चाहे वो फ्री फायर हो या कोई अदर गेम, जिसमें देखते हैं कि उसमें बंदूक लेके निकलता है, किसी पर फायर करता है, किसी का रेकी करता है ना? तो आपको लग रहा है कि रियल में आपस में रियल वाला बंदूक लगता है, रियल में लड़ाई कर रहा है। और उस गेम में गेम खेलते-खेलते लोग जो है इतना उसमें इंटरेस्टिंग और उसमें डूब जाता है कि उनका बाहरी दुनिया से मतलब नहीं रहता है। कान में हेडफ़ोन लगा लिया, ईयरफ़ोन लगा लिया और गेम खेल रहा है। बाहर से कोई कुछ बोल रहा है तो उनको सुनाई भी नहीं पड़ता है। वो उसमें पूरा रम जाता है। तो एनिमेशन वीडियो गेम्स में गेम प्ले को रोचक यानी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव आकर्षण बनाने के लिए किया जाता है। गेम के कैरेक्टर्स मान लीजिए गेम में कोई वही है कि मान लीजिए कोई पुलिस है, कोई चोर है, उनका कैरेक्टर्स को एक रियलिस्टिक फील देता है। विशेष प्रभाव और गेम के अन्य हिस्से को एनिमेट करने से खिलाड़ियों का रुचि जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो भी गेम वीडियो गेम खेलते हैं मान लीजिए, तो उसमें जो एकदम एनिमेशन के ज़रिए जो गेम को बनाया गया है, सामान्य अगर लूडो के बारे में बात करें, तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन जैसे फ्री फायर जैसे गेम हुआ या उस प्रकार अन्य कोई गेम, तो उसमें बड़ी मज़ा आता है गेम खेलने में। या जैसे हम लोग क्लाइंब हिल वगैरह गेम खेलते थे, उसमें कोई कार होता था, उसमें कोई एक कैरेक्टर बैठा हुआ रहता था, उसमें कोई कार में चलाने वाला होता था और पहाड़ के ऊपर उनको ऊँचा से नीचा इस प्रकार से पार करना होता था। बड़ी मज़ा आता था गेम खेलने में। लग रहा है कि रियल में आप कार को चढ़ा रहे हैं। तो ये है कि गेम में भी एनिमेशन का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अब आते हैं मार्केटिंग एंड प्रमोशन। एनिमेशन का उपयोग मार्केटिंग एंड प्रमोशन में भी बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। उत्पादों, चाहे आपका उत्पाद हो या सेवाओं की प्रसारण होगा, के लिए भी एनिमेशन का उपयोग किया जा सकता है। व्यावसायिक उद्योग में आकर्षक विजुअल्स का उपयोग ग्राहकों को प्रभावित करने में मदद कर सकता है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए, एनिमेशन के ज़रिए डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स को मार्केट में आपका एक अलग ये कराने के लिए मार्केट में उनको छाने के लिए एनिमेशन का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। किसी वस्तु को मार्केट में प्रमोट करने के लिए भी एनिमेशन का उपयोग हो रहा है। उसमें एनिमेशन के ज़रिए बताने का प्रयास करता है कि ये प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट की तुलना में सबसे बेस्ट है।
इस प्रोडक्ट में ये मिला हुआ है तो वो है जो कि आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट्स है। इस प्रकार एनिमेशन के जरिए मार्केट में एक जगह बनाने की प्रयास करता है और एनिमेशन के जरिए उस चीजों का दिखाने का एक ही मतलब है कि कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। रियलिटी क्या है वो अलग बात है, लेकिन एनिमेशन वीडियो के जरिए उस किसी प्रोडक्ट को आपको मार्केट में एक स्थान दिलाने के लिए बड़े जोर शोर पर उनका प्रचार प्रसार किया जाता है। तो ये मार्केटिंग एंड प्रमोशन, मार्केट में एक जगह, मार्केट में किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले मान लीजिए कोई एक नया प्रोडक्ट आपने तैयार किया और उनसे रिलेटेड एक एनिमेशन वीडियो बनाया और उनको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपने वायरल किया कि आपका कोई एक कंपनी है और उस कंपनी का ये प्रोडक्ट आपने मार्केट में लॉन्च किया, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स बताने का प्रयास किए, उसमें दो कैरेक्टर भी लिए, एक बता रहा है कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, दूसरा उनका उनको अनुसरण करता है और फिर वो ये दिखाने का प्रयास करता है कि कोई एक कस्टमर होता है, कोई एक दुकान वाला होता है, उस प्रोडक्ट का आपस में उनके बारे में कम्युनिकेट होता है, उस प्रोडक्ट्स के बारे में बताने का प्रयास करता है। तो इनका मेन मकसद होता है कि रहने वाले इंडिया हो या विदेशों में रहने वाले कस्टमर्स को मेन अट्रैक्ट करना, उस उत्पाद के प्रति लोगों को खींचना मेन है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन में एनिमेशन का उपयोग कराने का यही आपका एक मूल फंडा है कि किसी प्रोडक्ट को एनिमेशन के जरिए दिखाकर कस्टमर को अपने ओर अट्रैक्ट कैसे किया जाए। तो मेन फंडा यही रहता है कि कस्टमर को अपने ओर अट्रैक्ट कैसे करें। अब आते हैं आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। एनिमेशन का उपयोग आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में कैसे होता है? कला और मनोरंजन क्षेत्र में भी उपयोग होता है। जैसे कार्टून्स, वेब सीरीज भी एनिमेशन के जरिए एक से एक देखने को मिलेगा और अन्य मनोरंजक कार्यक्रम को रूपांतरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे बहुत सारे वेब सीरीज हो या कोई कार्टून हो, जैसे बहुत सारे कार्टून देखने को मिलेगा, तो ये सारे के सारे यानी आर्ट्स, कला और मनोरंजन के क्षेत्र में भी एनिमेशन का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। अब आते हैं 3D। देखिए ये है 3D एनिमेशन और CGI, दोनों में अंतर क्या है? 3D एनिमेशन फ्रेम दर फ्रेम त्रिआयामी मॉडल बनाने की प्रक्रिया है। यहाँ एक मॉडल का चरित्र बनाकर उन्हें हड्डी और जोड़ों के साथ जोड़कर और फिर वांछित गति बनाने के लिए एनिमेट करके किया जाता है। एनिमेशन का काम है कि 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर लेकर चरित्र बनाकर हड्डियों को एक से एक जोड़कर और फिर उनमें मोशन दिया जाता है, गति दिया जाता है ना? तो बेसिकली 3D का काम यही है। लेकिन कह रहा है CGI का काम। CGI जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग करके किसी चित्र या दृश्य बनाने की प्रक्रिया है। इसमें भी कोई ना कोई एक दृश्य बनाएगा, या तो छवियों को खरोंच से उत्पन्न करके, खरोंच मतलब धुंधला टाइप का करके, या मौजूदा छवियों में हेरफेर करके, या जो वर्तमान में छवि है उनमें रिप्लेस करके। इसका उपयोग 2D छवियों से लेकर जटिल 3D वातावरण तक कुछ भी बनाने के लिए किया जा सकता है। CGI के जरिए वो 2D भी बनाया जाता है और 3D भी बनाया जाता है। CGI और 3D एनिमेशन के बीच मुख्य अंतर यह है कि CGI गति का भ्रम पैदा करने के लिए त्रिआयामी वस्तु का उपयोग करता है। CGI भी क्या है? एक 3D एनिमेशन ही है। CGI और 3D एनिमेशन के बीच अंतर है कि CGI गति का भ्रम पैदा करता है और त्रिआयामी वस्तु का उपयोग करता है, जबकि 3D एनिमेशन में फ्रेम दर फ्रेम मतलब एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम त्रिआयामी मॉडल का निर्माण शामिल होता है। 3D एनिमेशन और CGI दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। जैसे 2D और 3D में आपने अंतर देखा। इसलिए यहाँ वास्तव में इस पर निर्भर करता है कि आप दृश्य प्रभाव समाधान में क्या खोज रहे हैं। यदि आप स्थिर छवियों बनाना चाहते हैं तो CGI एक अच्छा विकल्प है। यदि आप गति वाला चाह रहे हैं तो 3D। मतलब मेन अंतर यही है कि CGI में जो कैरेक्टर रहेगा, वो स्थिर रहेगा, लेकिन 3D में जो कैरेक्टर रहेगा वो मोशन में रहेगा, नहीं गति में रहेगा। इस प्रकार से यानी CGI में कोई कैरेक्टर है तो वो खड़े खड़े एक ही जगह में वो मान लीजिए बातचीत करेगा और 3D में चलते फिरते हुए बात करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, टॉपिक है आपका कि एनिमेशन के कितने होते हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमेशन, या एनिमेशन के कितने प्रकार हैं, उनके क्या क्या टाइप्स हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एनिमेशन मल्टीमीडिया में कई प्रकार की एनिमेशन तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी शैली और विशेषताएं हैं।
यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि एनिमेशन में जो है, जो मल्टीमीडिया सेक्टर में है, तो एनिमेशन जो टेक्निक है, इनका उपयोग किया जाता है और कई प्रकार के किया जाता है। और प्रत्येक का अपना-अपना खूबी है, अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं, अपनी-अपनी उनका सिस्टम है कहने का मतलब। यहाँ एनिमेशन के कुछ मुख्य प्रकार दिए गए हैं, इनके कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पारंपरिक रूप से जो शुरुआत से आपका एनिमेशन का उपयोग होते आ रहा है, वो है आपका 2D एनिमेशन। 2D एनिमेशन बेसिकली टू डायमेंशनल कहा जाता है। तो ये आपका ट्रेडिशनली बहुत पहले से ही आपका ये आ रहा है, यूज़ हो रहा है 2D का। तो इसमें कह रहा है कि इसे हाथ से तैयार एनिमेशन के रूप में भी जाना जाता है। पारंपरिक एनिमेशन में प्रत्येक फ्रेम को हाथ से बनाना शामिल है। अगर मैं 2D एनिमेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि इसमें जो भी एनिमेशन बनाया जा रहा था या जा रहा है, ये बेसिकली हैंडमेड है। यानी आपका हाथ से बनाया जाएगा। कलाकार क्या करेगा, एक मुख्य फ्रेम बनाएगा और फिर गति का भ्रम पैदा करने के लिए बीच-बीच में फ्रेम को जोड़ते हैं। जैसे कि कोई एक कैरेक्टर लिया जाता है और उनका बहुत सारे डुप्लीकेट बनाया जाता है और प्रत्येक डुप्लीकेट को आपस में एक दूसरे से क्या करता है, लिंक किया जाता है। तो जैसे कि अभी मैं जैसे मान लीजिए कोई एक कैरेक्टर लिया, तो यहाँ पर कोई एक कैरेक्टर खड़ा है, तो इनको अगर इसमें मोशन देना है गति, तो थोड़ा-सा बगल में हट के फिर क्या करेंगे, एक कैरेक्टर को खड़ा करेंगे, फिर थोड़ा आगे जाके कैरेक्टर को खड़ा करेंगे, थोड़ा और आगे जाके कैरेक्टर खड़ा करेंगे। यानी यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर कोई एक कैरेक्टर है, इसका फिर क्या करेंगे, डुप्लीकेट बनाएँगे। थोड़ा-सा दूरी में जाके फिर उनका डुप्लीकेट बनाएँगे। फिर यहाँ पर एक उनका डुप्लीकेट सेट करेंगे, फिर इनका यहाँ पर डुप्लीकेट। जब इनको आपस में लिंक करेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक चलता हुआ दिखाई देगा। यानी यहाँ पर गति एक तरह से लगेगा कि वो दौड़ रहा है या पैदल चल रहा है, इस प्रकार से। तो बेसिकली फ्रेम को एक दूसरे से जोड़ते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं। व्हाइट द लायन किंग जैसी, जैसे कुछ यहाँ पर मूवी वगैरह का नाम है, द व्हाइट सॉरी स्नो व्हाइट ऐसे कुछ नाम है, द लायन किंग जैसे क्लासिक एंड डिज्नी फिल्म पारंपरिक एनिमेशन का उदाहरण है। यहाँ पर कुछ मूवी का नाम है जो कि जैसे द लायन किंग सर्च करेंगे तो वो एनिमेटेड 2D एनिमेटेड मूवी आएगा। तो चलिए मैं देखते हैं कि यहाँ पर जैसे लायन किंग के बारे में बताया, तो द लायन किंग मैं सर्च कर रहा हूँ और आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। द लायन किंग। तो यहाँ पर मैंने द लायन किंग मूवी को सर्च किया और उनसे रिलेटेड चीजें आ गया। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये कंप्लीटली 2D एनिमेटेड मूवी है। क्या है? 2D एनिमेटेड मूवी, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा। ये आपका 2D एनिमेटेड मूवी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जो अभी चल रहा है, ये आपका द लायन मूवी है। ये कंप्लीट आप बारीकी से अच्छे से चलिए पुनः वापस लौटते हैं अपने सेशन पर। तो जैसे कि आपने अभी देखा 2D एनिमेटेड मूवी जिनका नाम है द लायन किंग। तो यहाँ पर वही चीज़ है जो अभी दिखाया, 2D एनिमेटेड कंप्लीट जो मूवी है। अब सेकंड जो टाइप है एनिमेशन का, वो है कंप्यूटर जनित इमेज, जिसे आपका सीजीआई भी कहा जाता है। तो सीजीआई एनिमेशन एनिमेटेड अनुक्रम बनाने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। यह अधिक जटिल और यथार्थवादी एनिमेशन की अनुमति देता है, जैसा कि आधुनिक फ़िल्में और वीडियो गेम में देखा जाता है। जैसे टॉय स्टोरी या फाइंडिंग नीमो
पिक्चर, फ़िल्में, सीजीआई एनिमेशन में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर सीजीआई जो है जिसे कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी कहा जाता है, ये भी आपका एनिमेशन का टाइप है। यानी सीजीआई इज़ अ टाइप ऑफ एनिमेशन। और कुछ मूवी का नाम दिया हुआ है, जैसे टॉय स्टोरी, फाइंडिंग नीमो, ये कुछ मूवी का नाम है जिन्हें सीजीआई के द्वारा एनिमेटेड मूवी बनाया गया है। इनके अलावा बहुत सारे वीडियो गेम वगैरह भी बनाया गया है सीजीआई के थ्रू। तो आई होप आप बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगर वीडियो एंड वॉइस क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएँ कि वीडियो एंड वॉइस क्लियर है। तो आपने सीजीआई के बारे में जाना समझा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3D एनिमेशन, ये भी क्या है, आपका एक एनिमेशन का प्रकार है। इससे पहले आपने 2D एनिमेशन के बारे में पढ़ा, सीजीआई के बारे में पढ़ा, अब थर्ड टाइप में 3D एनिमेशन है। ये भी 3D एनिमेशन आल्सो टाइप्स ऑफ एनिमेशन। 3D एनिमेशन बेसिकली इनका फुल फॉर्म बोला जाता है थ्री डायमेंशनल। तो इस प्रकार के एनिमेशन में त्रि-आयामी अंतरिक्ष में पात्रों, वस्तुओं और वातावरण का निर्माण शामिल है। चाहे वो अंतरिक्ष से संबंधित हो, खगोलीय चीज़ें से संबंधित हो, एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें से संबंधित हो, उनको बनाने में, उनसे संबंधित एनिमेशन बनाने में 3D एनिमेशन का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। किसी कैरेक्टर या वस्तुओं को बहुभुजों के साथ बनाया जाता है। फिर उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आभासी हड्डियों के साथ जोड़ा जाता है। 3D एनिमेशन का व्यापक रूप वीडियो गेम, मूवी, आर्किटेक्चरल विजुअलाइज़ेशन में उपयोग होता है। यानी 3D एनिमेशन का उपयोग वर्तमान समय में एक बहुत ही बड़े पैमाने पे वो वीडियो बनाने में हो या उनको विजुअलाइज़ेशन बनाने में हो, तो इनका उपयोग किया जाता है 3D एनिमेशन का। और 3D का फुल फॉर्म होता है थ्री डायमेंशनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉप मोशन एनिमेशन। स्टॉप मोशन एनिमेशन में भौतिक वस्तुओं या मॉडल के अलग-अलग फ्रेमों को कैप्चर करना, उन्हें प्रत्येक फ्रेम के बीच थोड़ा-सा स्थानांतरित करना, फिर गति का भ्रम पैदा करने के लिए फ्रेमों को संकलित करना शामिल है। जैसे वॉलिस और ग्रोमिट और कोरलाइन स्टॉप मोशन एनिमेशन के लोकप्रिय उदाहरण हैं। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे वॉलिस और ग्रोमिट, कोरलाइन स्टॉप मोशन, ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स है आपका स्टॉप मोशन एनिमेशन का, जो कि बेसिकली ये फिज़िकल प्रोडक्ट्स के से संबंधित इनके मॉडल या एनिमेशन बनाने में मदद करता है। क्लेमेशन क्या है? क्लेमेशन स्टॉप मोशन एनिमेशन का एक विशिष्ट रूप है। क्लेमेशन इज़ अ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ स्टॉप एनिमेशन। क्लेमेशन के बारे में कह रहा है कि ये विशिष्ट रूप है किनका? स्टॉप मोशन एनिमेशन का। तो मिट्टी या प्लास प्लास्टिसिन आकृतियों का उपयोग करता है। किसी कैरेक्टर को, नि पात्रों को, सेटों को गढ़ा जाता है, फिर गति पैदा करने के लिए फ्रेम के लिए उनकी स्थिति को समायोजित किया जाता है। यानी ये भी एक प्रकार का स्टॉप मोशन एनिमेशन है, जो कि आपका अ, एनिमेशन का ही प्रकार है। ये विशिष्ट रूप है स्टॉप मोशन एनिमेशन का। इनका भी काम है आपका एनिमेशन बनाना। कटआउट एनिमेशन, इस तकनीक में कागज या अन्य सामग्रियों के टुकड़े को काटकर पात्रों और वस्तुओं को बनाना और उन्हें फ्रेम दर फ्रेम घुमाकर और हेर-फेर करके एनिमेट करना शामिल है। कट आउट एनिमेशन में बताया गया है कि किसी कागज के टुकड़े को या किसी सामग्रियों को काट देना है, उनके पात्र बनाना है, किसी वस्तु को बनाना है और फिर क्या करना है, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम को जोड़कर उनमें मूवमेंट डालना है, यानी मूव डालना है, उनमें घुमाना है, हेर-फेर करना है। ये भी आपका एनिमेशन में भी शामिल है। मोशन ग्राफिक्स, मोशन ग्राफिक्स ये भी एक प्रकार का एनिमेशन है। तो मोशन ग्राफिक्स में जानकारी देने, दृश्य प्रभाव बनाने या प्रस्तुतियों को बढ़ाने के लिए टेक्स्ट हो या ग्राफिक्स हो या अन्य दृश्य तत्वों को एनिमेट करना शामिल है। इनका उपयोग आमतौर पर एडवर्टाइजमेंट में हो या शीर्षक अनुक्रमों या व्याख्याकार वीडियो में किया जाता है। जो लेक्चरर होता है, जो व्याख्याकार होता है, तो उनके वीडियो को उनके जो चीज़ें होता है, उनका जो एक्सप्लेनेशन होता है या किसी एडवर्टाइजमेंट को मोशन ग्राफिक्स के ज़रिए भी दिखाया जाता है। फोटो
स्कॉर्पिंग स्टॉपिंग रोटो स्टॉपिंग रोटो स्टॉपिंग में एनिमेटेड अनुक्रम बनाने के लिए लाइव एक्शन हो या कोई फुटेज को हो, उनके फ्रेम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम यानी फ्रेम दर फ्रेम ट्रेस करना शामिल है। यह पारंपरिक एनिमेशन को वास्तविक जीवन के फुटेज के साथ जोड़ता है और अक्सर विशेष प्रभाव या शैलीबद्ध एनिमेशन के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर देखें ज्यादातर आपका 2D एनिमेशन के बाद वर्तमान समय में CGI और 3D एनिमेशन सबसे ज्यादा प्रचलित है। अब आता है कठपुतली एनिमेशन, पपट एनिमेशन, पपेट। कठपुतली एनिमेशन में स्प्रिंग या डिजिटल रिंगिंग का उपयोग करके भौतिक या आभासी कठपुतलियों को एनिमेट करना शामिल है। कठपुतलियों की गति को एनिमेटर द्वारा नियंत्रित। कठपुतली मतलब समझ रहे हैं? जो बस ऐसे नाम का रहे कठपुतली, तो वही चीज है कि बहुत सारे कैरेक्टर बनाए जाते हैं, कठपुतली बनाया जाता है, तो उनको भी एनिमेशन के श्रेणी में भी रखा गया है। फ्लिप बुक एनिमेशन ई बुक एनिमेशन का एक सरल रूप है जहाँ किसी पुस्तक के पन्नों पर छवियों की एक श्रृंखला खींची जाती है और जब पन्ने तेजी से पलटे जाते हैं तो छवियां चलती हुई दिखाई देते हैं। बचपन में हम लोग को एक तरह से छोटा आ, आ, कार्ड टाइप का जो प्ले कार्ड वगैरह होता है उस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिला है। तो जो प्ले कार्ड होता है उनमें जैसे हम लोग हाथ में क्या होता है कि जब हम लोगों के पास कुछ चीजें कार्ड के टाइप में आता है और हम लोग उसे बदलने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को, अगर मेरे पास अवेलेबल हो तो मैं दिखाऊंगा आपको कि कार्ड किस प्रकार से लगता है और इसको किस प्रकार से चेंज करते थे। तो ये चीजें हम लोगों को कुछ और मेरे पास स्पेशल कार्ड था जो कि नहीं मिल रहा है लेकिन मैं उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ये मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं जिनका अलग-अलग कलर है। तो इस प्रकार से यहाँ बहुत सारे पेजेज़ है इसमें और ये जो कार्ड है, इसमें क्या होता है कि इफ़ेक्ट डाला जाता है, इफ़ेक्ट। तो बचपन में हम लोगों के पास इस प्रकार के कार्ड वगैरह आए होंगे और देखे होंगे। तो ये जो कार्ड होते हैं बेसिकली ये बुक में भी रहता है किसी स्टोरी को पढ़ने के बाद या किसी स्टोरी के बीच में किसी प्रकार के कैरेक्टर या इमेज रहता है कि पेज जब हम तेजी से पलटते हैं तो उनमें बदलाव देखने को मिलता है। ये मल्टीमीडिया में उपयोग किए जाने वाले कुछ सबसे सामान्य प्रकार के एनिमेशन है। प्रत्येक प्रकार के वाद्य कलात्मक और कहानी कहने के अवसर प्रदान करता है और आकर्षक और देखने में आकर्षक सामग्री बनाने में इनका स्थान होता है। तो मेन बेसिकली ये फ्ली बुक एनिमेशन कि किसी बुक को उनमें एनिमेटेड एनिमेटेड इमेज डाल के उनको विशेष रूप से अट्रैक्टिव बनाना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, मेन काम इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। इनका मेन मकसद होता है कि लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, अपने प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट करना शामिल है। एनिमेशन के फायदे क्या हैं? तो एनिमेशन विभिन्न उद्योग हो या अनुप्रयोग में लाभ प्रदान करता है। एनिमेशन का उपयोग करने में कुछ लाभ यहाँ दिए गए हैं। जैसे दृश्य संचार में, विजुअल कम्युनिकेशन में इनका बड़े पैमाने पर इनका उपयोग किया जाता है एनिमेशन का। जटिल विचार और सूचना को आकर्षक और सुलभ तरीके से संप्रेषित करने के लिए एनिमेशन एक प्रभावी उपकरण है। यह अमूर्त अवधारणा को सरल बनाता है जिससे यह समझना और याद रखना आसान हो जाता है। जैसे विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर जैसे ट्रैफिक रूल्स से रिलेटेड बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोज़ मिल जाएगा यूट्यूब में। तो बेसिकली उनके ज़रिए ये समझाने का प्रयास करता है कि आखिर ट्रैफिक के रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, वो एनिमेटेड वीडियो के ज़रिए बताने का प्रयास करता है। तो आपका एनिमेशन का बहुत सारे फ़ायदा हैं। आकर्षक और मनोरंजन बनाता है किसी चीज़ को एनिमेशन के ज़रिए लोगों को अपने ओर खींचने का प्रयास करता है, चाहे वो टीवी शो में हो या ऑनलाइन वीडियो हो।
अभिव्यंजक कहानी सुनाना जरिए देखते हैं, तो वो हमें ज़्यादा आसानी होती है। बहुमुखी प्रतिभा, एनिमेशन बहुमुखी है क्योंकि इनका विभिन्न शैलियों पर लागू किया जाता है। बच्चों की सामग्री के लिए सुंदर और चंचल हो सकता है या फिर शैक्षणिक उद्देश्य के लिए परिष्कृत और गंभीर हो सकता है। मनोरंजन के लिए रोमांचकारी और एक्शन से भरपूर हो सकता है। कहने का मतलब कि बहुमुखी प्रतिभा, इनका मल्टीपल यूजेस है, चाहे वो मीडिया हो या और किसी सेक्टर में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इससे पहले ब्रांडिंग और मार्केटिंग पढ़ चुके हैं, तो एनिमेशन को भी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए किया जाता है। किसी वस्तु को एनिमेशन के ज़रिए मार्केट में अपना एक स्थान बनाने के लिए एनिमेशन के ज़रिए विभिन्न प्रकार के वीडियो बनाया जाता है। तो इनका भी मेन मकसद क्या है कि कस्टमर को एक भीड़, एक लोगों को सिमुलेशन कि किसी मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके एम्प्लॉयी काम कर रहा है। मान लीजिए कोई एक कार कंपनी है, कार को किस प्रकार से डिज़ाइन करना है, कार को कैसे जोड़ा जाए, इनसे रिलेटेड एक एनिमेशन वीडियो बना के रख देना है, ताकि नए एम्प्लॉयी जो भी आएँगे तो उस वीडियो के ज़रिए उसको ट्रेनिंग दिलाया जा सके। तो इसे ही सिमुलेशन कहा जाता है। समय और लागत दक्षता, टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिवली। अब लाइव एक्शन या प्रस्तुति होगा तो एनिमेशन क्या होगा, इसमें अधिक लागत लगेगा। पहले की तुलना में 2D की तुलना में वर्तमान में 3D एनिमेशन आया है, इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है, मार्केट वैल्यू इनका ज़्यादा। ग्लोबल अपील, एनिमेशन भाषा की बाधा और सांस्कृतिक मतभेदों को पार करता है, इसे वैश्विक दर्शकों के लिए उपयुक्त होता है। एनिमेशन के ज़रिए जैसे मान लीजिए कोई तैयार किया और उसको एनिमेशन के ज़रिए दिखाया, लैंग्वेज हमने हिंदी सेलेक्ट किया, ठीक? तो कोई एक स्टोरी है जो कि हिंदी भाषा में है और एनिमेशन के ज़रिए कैरेक्टर आज बनाई है, वीडियो बनाया है। तो मान लीजिए इंडिया में रहने वाले या समझ रखने वाले लोग तो समझ जाएँगे, लेकिन कुछ मामले में जैसे हिंदी के लोग होते हैं जैसे साउथ के भाषा को हम लोग नहीं समझ पाते, कन्नड़ भाषा नहीं समझ पाते हैं। लेकिन वीडियो को देख के उनमें हाव-भाव समझ में आ जाता है कि आखिर कहना क्या चाहता है। तो इस प्रकार की चीज़ें वही कह रहा है यहाँ कि वैश्विक अपील, इनमें ग्लोबल एंड वर्ल्ड वाइड यानी पूरे संसार में अगर कोने-कोने में भी एनिमेशन के ज़रिए कोई वीडियो अगर बनता है, भाषा भले समझ में ना आए, ट्रांसलेट करके भले ना समझे, कैरेक्टर कहना क्या चाह रहा है, कैरेक्टर का इशारा क्या है, उनके ज़रिए भी समझा जा सकता है। रचनात्मक स्वतंत्रता, क्रिएटिव फ्रीडम, एनिमेशन कलाकारों और रचनाकारों को असीमित और उनके कल्पनाओं को फैलाने की अनुमति देता है। यह एक ऐसा कैनवस पेश करता है जहाँ कुछ भी संभव है, जो केवल निर्माता की रचनात्मक और तकनीकी कौशल एनिमेशन के ज़रिए जो भी आर्ट किया जाता है, जो भी कला किया जाता है, जो चीज़ें बनाई जाती है, तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पे फैलाने में मदद करती है। अधिक से अधिक लोगों के कॉन्टैक्ट में पहुँचने में मदद करता है एनिमेशन के ज़रिए। भावनात्मक संबंध, इमोशनल कनेक्शन, एनिमेटेड पाथ मजबूत भावनाएँ और सहानुभूति पैदा कर सकते हैं, जिससे कहानी और उनके संदेश के साथ जुड़ मिलता है। मान लीजिए कभी-कभी कोई फ़िल्म देखते हैं, तो भले वो फ़िल्म है ना? भले वो रियल नहीं हो, लेकिन कहीं न कहीं आपको एक रियलिटी फील होता है। जब मूवी देखते हैं तो कोई एक ऐसा सीन आता है, सैड मोमेंट, तो वहाँ पर हम लोग मायूस हो जाते हैं, है ना? कहीं पर जैसे फाइट हो रहा है, हाँ, को मार दिया, गुंडा लोग मार दिया। इस प्रकार के भावनात्मक चीज़ें हमारे और आप में आता है। एनिमेशन के ज़रिए, किसी मूवी के ज़रिए को दिखाया जाता है, तो उस मूवी से क्या होता है कि जो व्यूअर्स होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, भावना मूवी या एनिमेशन वीडियो देखने के दौरान वैज्ञानिक विज़ुअलाइज़ेशन अ, वैज्ञानिक क्षेत्रों में एनिमेशन का उपयोग जटिल डेटा, प्रक्रिया और अवधारणाओं को देखने के लिए किया जाता है, जिससे शोधकर्ताओं के लिए अपने निष्कर्षों को समझना और संप्रेषित करना आसान होता है। एनिमेशन के ज़रिए जो साइंटिस्ट होते हैं, तो जब वो अपने प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो बेसिकली उनको बहुत सारे मदद मिलता है। एनिमेशन के ज़रिए या किसी चीज़ पे अगर शोध कर रहा होता है, तो जटिल से जटिल चीज़ों को एनिमेशन के ज़रिए साइंटिफिक विजुअलाइज़ेशन के माध्यम से चीज़ों को समझने में और उनके निष्कर्ष निकालने में आसान होता है। कुल मिलाकर